है ना। तो ये जो बैंक है जो भी अपने को पैसा वैसा दे रहा है, ये अपने से कोलेटरल क्यों लेता है? लोन अगर हम ले रहे हैं तो उसके बदले में वो कुछ न कुछ सामान गिरवी हमसे रखवाते हैं एज ए कोलेटरल। तो क्यों, देखो उसका आंसर क्या लिखा हुआ है। द बैंक और लेंडर्स डिमांड कोलेटरल अगेंस्ट लोन बिकॉज इट एक्ट एज द प्रूफ दैट द बोरोवर विल रिटर्न द मनी। किसकी तरह काम कर रहा है? वो सिंपल सा आंसर लिखा है, प्रूफ की तरह काम कर रहा है कि जो भी बोरोवर है वो फ्यूचर में क्या कर देगा, मनी रिटर्न कर देगा। नहीं करेगा तो वो कोलेटरल हमारा खुद का बैंक का हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा बेसिक वर्ड है इसके अंदर, एक्ट एज अ प्रूफ, प्रूफ की तरह वो काम कर रहा है। समझ आ गया सभी को? यस मैम। नाउ सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोलेटरल। अब कोलेटरल का इम्पोर्टेंस क्या है? सो इसमें क्या लिखा है, कोलेक्ट्रल इज एन असेट। असेट मतलब क्या होता है? नाइन्थ क्लास में भी हमने बस तो बात करी। नहीं, वस्तु तो हाँ, और अच्छा सा बताओ थोड़ा, फिर असेट मतलब प्रॉफिट मैम। प्रॉफिट। और अच्छा वर्ड बताओ। पैसे लगाने से आवाज़ नहीं आ अब रही है सही हमको से, वापस आवाज़ नहीं आ रही है। डबल आवाज आ रही। असेट क्या होता है? एक आपकी संपत्ति, आपकी पूंजी, जो आपके पास ऐसा कुछ चीज़ है जो थोड़ी प्रीशियस है, जो एक पूंजी की तरह काम कर रहा है, आपकी संपत्ति का एक पार्ट। ठीक है, तो जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉफिट ही होने वाला है। एक होता है लाइबिलिटी, हमने पहले भी बात करी थी नाइन्थ क्लास के अंदर। तो कोलेट्रल क्या यस है? एक मैम। असेट है दैट द बोरोवर ओन्स। उसका मालिक कौन है? जो बोरोवर पैसा लेने गया है वो पर्सन, उसका वो कोलेट्रल है। एंड यूजेस दिस एज ए गारंटी टू द लैंडर। और वो किसकी तरह काम में आ रहा है? गारंटी की तरह काम में आ रहा है। अनटिल द लोन इज रिपेड, जब तक कि लोन रिपेड नहीं हो जाता तब तक वो किसकी तरह काम करेगा? कोलेट्रल, एज ए गारंटी काम करेगा। और वो डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर आपका कहाँ रखा होगा? जो आपको लोन दे रहा है उस पर्सन के पास एज ए गारंटी रखा होगा। जब आप रीपे कर दोगे तब आप उससे वापस ले लोगे। इट एक्ट एज ए प्रूफ दैट द बोरोवर, जैसे कि ऊपर वाले आंसर में लिखा है वही वापस लिख दिया कि किसकी तरह काम कर रहा है? प्रूफ की तरह। लेकिन इसमें एक और वर्ड जोड़ दिया, इसमें पूछा था इंपॉर्टेंस, तो क्या बोल दिया? इसमें गारंटी होता है ये। तो देखो अब आंसर लिखने का तरीका, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा उसमें फ्लेवर डाल दिया, एक बस एक वर्ड का। समझ में आई बात? दोनों क्वेश्चन में आप सेम यस आंसर मैम। भी लिख सकते हो, दोनों क्वेश्चन में सेम आंसर भी लिख सकते हो। ना अब हम बात करते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन का पहले मतलब समझ में आना चाहिए। सॉरी। क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले तो फॉर्मल सेक्टर होता क्या है? फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? आस्था बताओ। बैंक मैम, बैंक और जो कोऑपरेटिव हैं उसको बोलते हैं formal sector। यस, उसमें क्या होती है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फिक्स होते हैं और किसके अंडर में होता है? गवर्नमेंट के अंडर में होता है ना। सो क्या बोला है, इंपॉर्टेंस बताना है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जो हम ले रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो कैसे काम में कर रहा है, देश को विकास करवाने में वो कैसे काम में आ रहा है। ठीक है, तो अब इसका आंसर हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। अच्छा, एक और चीज़, जब भी आप अपना एग्जाम में आंसर लिखोगे तो आंसर लिखने का भी एक पैटर्न होता है, जो आपको एग्जाम आइडिया में बहुत सारे टॉपर्स के आंसर लिखे हुए हैं तो आपको उससे हिंट मिलेगी कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हम डायरेक्ट पॉइंट स्टार्ट नहीं करेंगे। कुछ भी, भले आप एक लाइन लिख रहे हो, 2 लाइन लिख रहे हो, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, उससे रिलेटेड भी आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर कुछ पॉइंट लिखना है जो मेन पॉइंट है, उस क्वेश्चन जो पूछा है उसके मेन आंसर है वो पॉइंट। एंड देन आपको लास्ट में कंक्लूजन भी लिखना है, किसका और क्या अच्छा हो सकता है, क्या पॉजिटिव नेगेटिव, इस टाइप से आप पूरा आंसर एक कंप्लीट आंसर बनाओगे। जैसे हम वो लिखते हैं ना, ऐसे राइटिंग करते हैं ना, उस टाइप से सोशल साइंस में ऐसे आंसर्स लिखे जाते हैं। सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिखो कि आपको क्या लग रहा है, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन बताओ उसके बारे में। फिर उसका जो क्वेश्चन पूछा है उसके मेन पॉइंट्स पॉइंट्स में डालो उसकी बॉडी में। एंड देन उसका कंक्लूजन लिखो। सो फर्स्ट क्या बोला इसने, वी मैम नीड वो टू point- क्या? मैम वो पॉइंट्स में लिखते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगता है कि पैराग्राफ वाइज। पॉइंट्स में, हमेशा आंसर आपको पॉइंट्स में ही लिखना यस मैम। है ना। हमेशा आंसर पॉइंट्स में ही लिखना है। अब ऐसा कुछ आ गया कि जस्टिफाई करो, ये एक स्टेटमेंट दे दिया उसको बोल दिया कि जस्टिफाई करो, तो अब जिसको पॉइंट में नहीं लिख सकते उसमें तो पॉइंट में नहीं लिखेंगे, बाकी सबको मोस्टली आंसर्स को पॉइंट्स में ही लिखा जाता है। सो वी नीड टू एक्सपांड द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया बिकॉज, क्यों ज़रूरी है? देखो क्वेश्चन क्या बोला है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इधर आंसर क्या लिख रहे हैं, फॉर्मल सोर्स ऑफ बढ़ाना क्यों ज़रूरी है। दोनों सेम बात हो रही है, उससे भी इकोनॉमिक क्या होगी, हमारी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो क्या क्या पॉइंट है इसमें?
दिस सोर्स ऑफर चीप लोन। सबसे पहले तो हमें पता है कि क्या देता है फॉर्मल सोर्स, चीप लोन देता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बहुत ही कम होता है, विच रिजल्ट इन द हायर इनकम एंड द हायर प्रॉफिट एंड द हेल्प्स इन द एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस। कल हमने बात करी थी कि एक पर्सन है, कोई भी लोन क्यों ले रहा है, कुछ इनकम जनरेट करने के लिए, कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई भी पर्सन लोन लेता है ना। सो अगर उस लोन से उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो क्या वो लोन किसी काम का है, वो डेब्ट ट्रैप के अंदर फंसता चला जाएगा। इसीलिए अगर आप बैंक से लोन लोगे तो आपको चीप लोन मिलेगा, तो आपको कुछ ना कुछ उससे प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है, तो इनकम आपकी बढ़ जाएगी। अगर इंटरेस्ट में पैसा कम जा रहा है तो बचा वाला पैसा, ये माइक किसका ऑन है, माइक बंद कर दो। ठीक है, तो क्या है कि इससे हमें चीप लोन मिलता है, बहुत ही सस्ता लोन मिलता है। कैसे मिलेगा, इंटरेस्ट एक तो कम है, अब इंटरेस्ट कम है तो जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसका बहुत कम पैसा आपका इंटरेस्ट में जा रहा है, बाकी सभी पैसा आपकी क्या हो रही है, इनकम हो रही है, हायर प्रॉफिट हो रहा है। और यही है जिससे आप अपना बिजनेस वगैरह बढ़ा सकते हो, उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है तो नई नई चीज़ें आप ओपन कर सकते हो। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इससे इकोनॉमी क्या करेगी, डेवलप करेगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, 3 सेक्टर्स हमको पता है। कोई भी अपना एंटरप्रेन्योर्स खोल रहा है, मतलब कोई भी अपना बिजनेस खोल रहा है, कोई भी अपनी स्किल्स डेवलप करवा रहा है, कोई भी आप छोटा मोटा बिजनेस भी कर रहे हो तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो आपकी स्किल्स बढ़ेगी, मार्केट में आएगी, आपकी शॉप खुल रही है तो उससे आपको फ़ायदा होगा, तो देश में भी क्या जनरेट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। सेकेंड है, दिस सोर्स ऑफ लोन्स आर अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रलाइज एजेंसी सच एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि हमने कल भी बात करी, इनफॉर्मल में कोई भी देखने वाला, रोकने टोकने वाला कुछ भी नहीं, वो पर्सन अपनी इच्छा से उस पर जो चाहे वो इंटरेस्ट लगा सकता है। लेकिन फॉर्मल में पर्टिकुलर देखने वाला एक बॉडी है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो पूरा श्योरिटी लेती है कि हाँ भाई आपके पास 15% पैसा है, आप हर एक इंसान को, कल हमने 2 पॉइंट्स देखे थे, याद है आपको, बुक में देखना 2 पॉइंट्स, अच्छे खासे पॉइंट्स थे वो, मैंने मार्क भी करवाए थे आपको। मैं बताती हूँ पेज नंबर मेरी बुक में है 50, उसमें हाईलाइट करके 2 ऊपर पॉइंट्स गिवन है यस कि मैम 50 पे ही। क्या लिखा है कि कोलेट्रल क्यों जरूरी है, एक तो कि लैंडिंग कहाँ पे हो, उसकी रूरल एरिया में, ताकि वो जो डिस्टेंस है, इनफॉर्मल डिस्टेंस है वो कम हो जाए, तो लोग इनफॉर्मल से कम ले और फॉर्मल से ज़्यादा ले, तो लैंडिंग हमको रूरल एरिया में करवाना है। साथ ही साथ में क्या लिखा है कि सभी को, एवरीवन, सभी को क्या मिलना चाहिए, लोन की फैसिलिटी मिलना चाहिए। आपने रूरल एरिया में बैंक तो खोल दिया, लेकिन बैंक वाले गरीब लोगों को लोन ही नहीं दे रहे, तो उसका क्या मतलब बैंक खोलने का वहाँ पर। ठीक है, तो दोनों पॉइंट देखो काम के यहाँ पर। आपको पता है एग्जाम आइडिया में भी सारे वही आंसर है जो आपकी बुक में लिखे हैं, बस बच्चे को पता नहीं चलता है कि हमें लिखना क्या है। तो जब चैप्टर पढ़ते हो उस टाइम पे इसीलिए बोला जाता है कि मार्क करो कि कौन सी लाइन का मीनिंग क्या है, तो वो आप अपने आंसर में लिख पाओगे फिर। ठीक है, फिर क्या लिखा है, इन द रूरल एरिया वेर द पीपल हैव टू रिलाई ऑन इनफॉर्मल सोर्स, दिस कैन हेल्प फार्मर्स टू टेक अप एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब आपको पता है कि जैसा मैंने बताया कि इस गाँव में लोग किसके ऊपर पूरी तरीके से रिलाई करते हैं, इनफॉर्मल के ऊपर। तो अगर वहाँ पर बैंक वगैरह खुलेंगे, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट खुलेगा, तो अपना एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए भी और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए भी, इंडस्ट्री खोलने के लिए, कोई भी छोटी मोटी कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, कुछ भी हैंडलूम का काम हो गया, उसके लिए वो आसानी से लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट में ले पाएंगे, और इनफॉर्मल तरीके से लेना क्या कर देंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे। फिर एक क्रेडिट कैन डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली, देखो जो बुक में पॉइंट लिखा है वो यहाँ पे लिखा है, क्या बोला है कि मोर इक्वली, ये वाला सेम पॉइंट लिखा है। देखो जो अभी मैंने पैराग्राफ बताया बुक में, उसकी लास्ट सेकेंड लाइन देखो, मोर इक्वली लिखा है बुक में, देखो पेज नंबर 50। हेलो, आवाज़ आ रही है? यस मैम। हाँ, तो उसमें लिखा है इट इज लास्ट की लाइन देखना, इट इज इंपॉर्टेंट द फॉर्मल क्रेडिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम द चीपर लोन। ठीक है, और वही सेम यहाँ पर आंसर में लिखा गया है, कुछ भी अलग नहीं है। तो आंसर हमेशा एनसीईआरटी से आता है, बस ज़रूरत ये है कि आप हर एक चीज़ को समझो, और वो मैंने आपको समझाया है, बस अब आपकी ज़रूरत है कि आप उसको याद करो, बार बार पढ़ो उस चीज़ को, जो कि आप पढ़ के आए नहीं हो। आज मुझे अच्छा ही नहीं लगा कि एक भी बच्चा पढ़ के नहीं आया है। ये चैप्टर आपने स्कूल में भी पढ़ा है, फिर अब भूल गए हो आप, तो जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे ना, तब तक तो हम कुछ भी कितना भी अच्छा पढ़ ले उसका कोई मतलब भी नहीं। रिवीजन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, उसको बार बार रिवाइज करो। 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक पढ़ो, और एक ही बुक को 10 बार पढ़ डालो, और एनसीईआरटी से बेस्ट तो कुछ बुक है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? देखो इसमें भी आंसर यहीं से लिखा हुआ है, और ये 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली बोर्ड के अंदर। समझ में आई बात? यस मैम। हाँ, तो फिर हम कब पढ़ेंगे? यस मैम। ये आंसर अभी याद करके बताओ मुझे 2 मिनट में।
कौन सा वाला? ये अभी जो मैंने समझाया सेकेंड वाला 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है। यस मैम।